कि बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। बंगाल जो आज सोचता है वो भारत कल सोचता है। बंगाल हमेशा दिशा देने वाला राज्य रहा है। बंगाल ने हमें राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों दिया। नई शिक्षा नीति को लेफ्ट के लोग, टीएमसी के लोग उसे पूरी तरह स्वीकार करने में एफर्ट लगा रहे हैं। आज के दिन जो नई शिक्षा नीति के बारे में जो चर्चाएं आपकी हुई होंगी, निश्चित बहुत महत्वपूर्ण हुई होंगी और मेरी आवाज आप तक जा रही होगी। तो आज के दिन मैं बताना चाहूंगा कि बंगाल की जनता इस बात को आदरपूर्वक याद करेगी कि बंगाल इस देश के अंदर अनेक सामाजिक सुधारों का जनक रहा। सती प्रथा का दुष्प्रभाव देश के बहुत हिस्सों में था। राजस्थान में तो समूह में महिलाएं सती हो जाती थी, लेकिन उसका उन्मूलन, उससे नारी जाति को मुक्ति दिलाने का काम यदि किसी ने किया तो बंगाल की धरती के आदरणीय राजा राममोहन राय ने किया। बंगाल की धरती का महत्व कला, संस्कृति, शिक्षा, नीति, विचार में सारे भारत में अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। बंगाल जो आज सोचता है वो भारत कल सोचता है। बंगाल हमेशा दिशा देने वाला राज्य रहा है। बंगाल ने हमें राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों दिया। आज रविंद्र बाबू का राष्ट्रगान और बंकिम बाबू का राष्ट्रगीत जनगण मन से लेके वंदे मातरम तक सारे भारतवंशी, भारतवर्ष और दुनिया में गाते। यहाँ तक कि बांग्लादेश, पूरा जो बंगाल था जिसका एक भाग आज बांग्लादेश है, वहां का भी राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम ही रहे। तो बंगाल हमेशा दिशा देने का राज्य रहा है। तो बंगाल के अंदर ये जो नई शिक्षा नीति है, 34 वर्षों के अंतराल पर ये जो शिक्षा नीति आई है 29 जुलाई 2020 को जो कैबिनेट ने अप्रूव किया, मेरा भी सौभाग्य है कि उस कैबिनेट में मुझे उसके अप्रूवल में बैठने का सुअवसर है। इससे में तमाम बदलावों को बल दिया है। ठीक है, शिक्षा कांक्रीट सूची है, राज्य केंद्र को मिलकर ही करना है, लेकिन सारे राज्य इसका वेलकम कर रहे हैं। लेकिन अपनी संकीर्ण, अपनी सोच के, प्रतिक्रियात्मक सोच के चलते आज जो कुछ उसका, मैं उन्हें चाहूंगा कि उन लोगों को इसका गहन अध्ययन करना चाहिए। और नई एजुकेशन पॉलिसी आपको जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि इस पॉलिसी के बनने में मोदी पार्ट 1 से इस पर काम चल रहा था। स्मृति ईरानी जी जब मंत्री थी तो मोदी जी के मार्गदर्शन में एक कमेटी बनी और वही सुब्रह्मण्यम कमेटी ने काफी एनालिसिस किया। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में दूसरी रंगराजन कमेटी, कस्तूरी रंगन, ये सब लोग विद्वानों की जो कमेटी ये बनी, इसने ये इतना ज्यादा डिस्कशन, इन्वॉल्वमेंट शायद ही किसी पॉलिसी के निर्धारण में बना हुआ। यहां तक कि भारत के सुदूर सारे गांवों तक, सारे नगरों तक शिक्षा से लाभ उठाने वाले, शिक्षा से जुड़े समाज के हर तबके की राय इसमें समाहित हुई। एक बड़े लंबे डिस्कशन के बाद भारत के मूल मौलिक अपने संस्कारों को बल देते हुए और प्रत्येक राज्य के कल्चर, संस्कारों को महत्व देते हुए इसको आगे स्वीकृति में लाया गया है। और इसमें बच्चों को पहली बार 3 से 6 वर्ष के बच्चों को
ये स्कूल करिकुलम के साथ जोड़ने के साथ उनको खेल खेल में आंगनबाड़ी और ऐसे तमाम प्री स्कूल के सिस्टम को उसमें मजबूती दी गई। 10th और 12 के एग्जाम को भी सरलीकरण और उनको एक अवसर, कुल मिला के ये जो अब तक 10+2 के सेटअप को 5+3+3+4 के सेटअप में ये कुल मिलाकर के ये जो 14 से 18 वर्ष की ये जो सेकेंडरी एज है उसमें 4 इयर्स के कोर्सेज और शुरू की एजेस में अपने फाउंडेशन स्टेज और किया गया है। ये बहुत ही स्कूली शिक्षा पर एक बहुत शानदार पहल की गई। आगे आप सबके बीच में मुझे बताया गया कि बंगाल में इसको कहा जाता है कि 6ठी कक्षा के अंदर स्कूली पाठ्यक्रम में वोकेशनल एजुकेशन सही अप्रोच नहीं है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि आज मैं कौशल विकास मंत्रालय देखता हूं, आज स्कूलिंग के फील्ड में, स्किलिंग के फील्ड में, कौशल के फील्ड में आज यदि 2 देश सबसे अग्रणी माने जाते हैं, जर्मनी और सिंगापुर, तो वहां क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन के ट्रेंड की तरफ बच्चे की रुझान का अध्ययन शुरू हो जाता है। तो एक नई अप्रोच इस देश के अंदर वोकेशनल एजुकेशन की तरफ लड़कों का समय बर्बाद न हो। अब सबसे साथ साथ एजुकेशन की संभावनाओं को कहीं रोका नहीं गया। आप ये समझ लीजिए कि ये जो भी हमारी नई शिक्षा नीति है, इस पर सीधा सीधा बंगाल के ऋषि पुरुष स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद के जैसे फिलॉसफिकल विचारों का भी सीधा प्रभाव है, और जिसमें हमारी प्राचीन आध्यात्मिकता संस्कृति के संरक्षण और महत्व, जो नैतिक शिक्षा, जो आत्मिक शिक्षा, जो आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी मिलाने का पहल हुई है। और इसमें ये आज जो शिक्षा है, पहले बंगाल में पूर्व माध्यमिक, प्राथमिक और शिक्षा मुख्य रूप से निजी एजेंसियों द्वारा संचालित की गई, और जो कि निम्न और मध्यम वर्ग उसकी पहुंच से दूर थे। और इस जो हमारी मोदी सरकार ने जो नई शिक्षा लॉन्च की है 2020 में, ये सभी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी एक प्लेटफॉर्म पाए। ये एक सोशलॉजिकल सामाजिक समाजवादी सोच है, जो निम्न और मध्यम वर्ग शिक्षा से वंचित था, दूर था। इसमें आगे चल करके वोकेशनल की एक ट्रेंड को 6 से 8 तक ले जाते हुए और 9 से 12 तक पहुंचते पहुंचते वो डिफाइन हो जाएंगे किधर कौशल की तरफ जाना। और हम सब आगे प्रयत्न करने वाले हैं कि हमारा जो कौशल विकास का ITI, NSTI, PMKVI के सेंटर, PMKK के सेंटर, इनमें जो एक्सपर्टीज है वो, और ये जो हमारा इतना बड़ा देश का शिक्षा का जो स्वरूप है, वो दोनों की एक्सपर्टीज को मैच करके कैसे वोकेशनल एजुकेशन को भी महत्व दिया जाए, ताकि आदमी रोजगार ढूंढने के साथ साथ रोजगार देने वाला भी हो, जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर हो जाए। हो सकता है लेफ्ट और TMC को लगता होगा कि अरे ये उद्यमियों के पक्ष में है। आज इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है। ये जो वैश्विक जो ग्लोबलाइजेशन का युग है, आज वैश्विककरण से अपने को कोई अछूता नहीं रह सकता। उसके प्रभाव से
कोई बचा नहीं रह सकता। तो निश्चित है कि उसमें हम लीडर बने, तो उसमें अगर हमारा स्वयं का नया जनरेशन अगर उद्यमी बनने की स्थिति में आती है, तो इन टोटलिटी में हमारा जो उद्योग सेटअप है वो विकेंद्रित व्यवस्था में गांव आधारित, अर्ध शहर आधारित और नीचे, और जिसके लिए तमाम ऐसी अभी नई पहलें लगातार मोदी जी की सरकार कर रही है, और उसमें तमाम ऐसी मिनिस्टर्स के चेयरमैनशिप में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बने हैं, मैन्युफैक्चर के फील्ड में, प्रोडक्शन के फील्ड में, ऐसे तमाम ऐसे एस्पेक्ट की कमेटियां बनी हैं, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के फील्ड में। वो सब मिला के सबका फ्लो है कि कैसे आत्मनिर्भर भारत बने, और आत्मनिर्भर भारत केवल भारत के लिए नहीं, भारत के लिए तो बने ही, भारत में जो उत्पाद हो वह विश्व के लिए भी हम ऐसा आत्मनिर्भर बने कि हम सेल्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ उस क्वालिटी की, उस वर्ग, उस प्रकार की, प्रकृति की चीजों की हम आपूर्ति भी करने वाले देश बन सके। इसके लिए भी नई शिक्षा नीति बहुत ही सपोर्ट देती है। और इसमें हायर एजुकेशन में जो इतना बड़ा एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया गया है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। बंगाल भी एक घनी आबादी का राज्य है, बड़ी आबादी का राज्य है। बंगाल में भी मजदूरों का एक बड़ा तबका है, काम करने वालों का बड़ा तबका है। जहां ये स्कोप जो छोड़ा गया है कि बच्चा कई बार एग्जाम दे सकता है, बच्चा अपनी पढ़ाई को क्रेडिट रिजर्व कर सकता है, और अपने रोजी रोजगार में जाके स्टेब्लिश होने के बाद बैक टू पेवेलियन फिर अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकता है। इतना बड़ा क्रांतिकारी इसमें कदम उठाया गया है, जिससे कि वो अपना व्यक्तित्व का भी विकास कंटिन्यूअस करता रहे, और अपने अर्थ उपार्जन का भी उपाय करता रहे, और उसकी पढ़ाई ब्रेक न हो। ये नई शिक्षा नीति में सबसे बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। तो इन सब चीजों पर मैं चाहूंगा कि आप लोगों के पास भी समय कम है, मुझे बताया गया आप 2 बजे से कार्यक्रम अपना चला रहे हैं, कि इस पर बंगाल की जनता जागरूक होकर के इसे गंभीरता से स्वीकार करे। हमें इसकी चिंता नहीं है कि टीएमसी और लेफ्ट स्वीकार करेंगे। बंगाल की जनता जो आज राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के साथ, राष्ट्रीय सोच के साथ भाजपा के अभियानों से जुड़ी हुई है, और निश्चित तौर से परिवर्तन की आहट बंगाल में नजर आ रही है। मैं बताना चाहूंगा कि आज ये जो व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में हम एनसीवीटी, एनसीआईवी, इन सब की देखरेख में जो कौशल विकास को भी आगे और डेवलपमेंट देने वाले हैं, तो ये नई एजुकेशन पॉलिसी और स्किल डेवलपमेंट मिलकर कल को ये एमएसएमई को भी बहुत सपोर्ट कर देगा। और जब एमएसएमई, लघु और मध्यम उद्योग आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर से बड़े उद्योगों को भी सपोर्ट मिलेगा, और मध्यम उद्योग आगे बढ़ के अपनी क्षमता निर्माण करेंगे। तो जो एक मध्यम और नीचे के तबके को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, ये नई शिक्षा नीति इसको सपोर्ट करती है। हम लोग, मैं भी पब्लिक पॉलिटिक्स में आने के पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ के काम करता। मैं बनारस यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का महामंत्री भी चुना गया था 77-78। पता नहीं लेफ्ट के और टीएमसी के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशनों के अंदर क्या है, लेकिन देश के अनेक ऑर्गेनाइजेशन, खासकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हमेशा इस बात को मजबूती से रखती थी कि शिक्षा का खर्च 10%, 6% तो कम से कम होना ही चाहिए। ये पहली बार हमारी केंद्र सरकार ने यह अब तक जो वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 4.33 ये शिक्षा पर खर्च किया जाता है, वह अब बढ़ के जो वर्षों पुरानी मांग थी, सन 86 में जो शिक्षा नीति इसके पहले लागू की गई थी, 34 वर्ष पहले, उसके पूर्व से भी मांग थी। कोठारी आयोग बना, उसके सामने भी मांग थी। लेकिन आज मोदी सरकार इसको 6% शिक्षा व्यय पूरी तरह स्वीकृति दे रही है। ये नए शिक्षा नीति इस तरफ, और आगे विश्व की तुलना में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड में कहीं एजुकेशन पर 10 और कहीं 20% तक है। हम जिस गति से नई शिक्षा नीति में प्रावधानों को लेके आए हैं, और जिस तरह रोजगार परक शिक्षा को भी महत्व दिए हैं, व्यावसायिक शिक्षा को महत्व दिए हैं,
उससे हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही हमारा ये 6% का एजुकेशन पर खर्च वो बढ़ के आगे 10% तक जाएगा और निकट भविष्य में यह 20% तक भी जा सकता है विश्व के परिप्रेक्ष्य में। और इस नीति पर चलते हुए हम सब ये जो भारत का ग्लोबल इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बनाने का जो मोदी जी का सपना है, और इस समय पड़ोस की चुनौतियों में भारत का हर नागरिक जज्बे से भरा है कि कैसे पड़ोस को भी सामरिक भी जवाब देना है और पड़ोस को हम आर्थिक भी जवाब देना है और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हुए उसमें ये नई एजुकेशन पॉलिसी इंडिया को ग्लोबल इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बनाने में बहुत ही कारगर साबित होगा। इन कदमों के साथ हम सब आज हमारे ये विदेशी विश्वविद्यालयों के आने पर भी कुछ खबरें मिली कि ये लोग टिप्पणी करते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये निजीकरण होगा। मैं उनको बताना चाहता हूं, ऐसे बंगाल या देश के कहीं भी लोग जो विचार करने वाले हैं वो इस बात को विचारें कि इसमें केवल वन वे नहीं है। ये हमारी शिक्षा नीति में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ साथ जना ये विदेशी विश्वविद्यालयों को परिसर हम देते हैं तो हम अपने विद्यार्थियों को वैश्विक मापदंड पर उनके लेवल पर ले जाते हैं और वन वे नहीं है। हमारे देश की भी विश्व को देने योग्य चीजें हम उनको कन्वे करते हैं। हम एक्सचेंज पॉलिसी के साथ निजीकरण ये कैंपस को यहाँ दे रहे हैं। हमारे भी कैंपस अन्य देशों में खुलने की पॉसिबिलिटी इसमें बढ़ती है और इस तरह से ये हम चाहेंगे जो बंगाल की सरकार ने पीआरटी टीचर, टीजीटी, पीजीटी के स्केल शिक्षकों के प्रति अपनी ये जो संकुचित दृष्टि रखी है उसकी समीक्षा करे और नहीं समीक्षा करेगी बिना वेतन बिना डीए के वेतन आयोग को लेके चले, शिक्षकों के हक को मारा तो आने वाली बंगाल की जनता जो भाजपा को ड्यूटी देने वाली है वो अपने आप में इस दिशा में आगे बढ़ेगी और अनेक ऐसी चीजें हैं जिसमें हमारे शिक्षकों को बहुत कष्ट सहना पड़ा है और उनके बड़े हक मारे गए हैं। हिंदुस्तान के अन्य राज्य कितना आगे हैं और बंगाल में अभी शिक्षकों का स्वयं का तमाम विसंगतियों का वेतन आदि की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उससे हम सब अवगत हैं। और मैं तो जब पिछले बार आपके केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में आपको स्मरण होगा, आप लोगों ने बड़े उत्साह से सड़क पर कार्यक्रम किया, मुझे स्मरण है। मेरे कार्यक्रम महाज्योति सदन में निर्धारित स्थान को 2 दिन पहले रद्द कर दिया। आप लोगों ने बोला आप आ सकते हैं, तुम आएंगे, आप जहाँ करो, और मैं आया। आपने बड़ा शानदार कार्यक्रम किया। उस दौरान भी मैंने बहुत से मुद्दे उठाए थे और आप सबके मुद्दों के साथ हम सब हैं, खड़े हैं, पूरा देश खड़ा है। और खासकर बंगाल की वर्तमान संघर्ष में जो पार्टी के कार्यकर्ता अपना आत्म बलिदान दे रहे हैं, समर्थक बलिदान दे रहे हैं, जीवन तक का बलिदान उनका जा रहा है, लेकिन ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और उसमें टीचर सेल के पदाधिकारी, टीचर सेल से जुड़े हर व्यक्ति, हर जो भी भाई बहन टीचर सेल से जुड़े हैं, इन सब लोगों ने जिस तरह से कंधे से कंधा मिला करके अपने टीम के साथ, बीजेपी के साथ और इस समय समाज के जागरण में लगे हैं, मैं उनका वेलकम करता हूं। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए और आपसे आग्रह करूंगा कि कोविड के इस वैश्विक महामारी के समय में सजगता न छोड़ें और सजगता, 2 गज की दूरी, मास्क, हाथ का धुलना जो आदरणीय प्रधानमंत्री बार बार वो अपील करते हैं, उसका ध्यान रखते हुए अपनी जिम्मेवारियां सामाजिक, घरेलू सभी निभाते रहें। माँ काली से प्रार्थना है, तारा से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इस वैश्विक महामारी से भारत और विश्व की जनता को जल्दी से जल्दी इस कष्ट से मुक्ति दिलाएं और हमारी भारत की सरकार इसमें लगातार वैश्विक पैमाने पर उस तुलना में बहुत ही कारगर कदम उठा के इसकी रोकथाम और बचाव
और वह चीज़ों में जुटी हुई है। आप सब भी सजगता के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह करें, ये अपील करते हुए आप सब ने मुझे अवसर दिया आप सबको नमस्कार करने का, दो शब्द निवेदन करने का, इसके लिए धन्यवाद। और मैं एक बार भरोसा व्यक्त करता हूं कि आप सबका संघर्ष निश्चित बंगाल में कामयाब होगा और आप लागू करेंगे नई शिक्षा नीति, शान से लागू करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इस विश्वास के साथ देगा आपको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई।